हेलो वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खुड़ों का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तानी सियासत हो और कुछ टर्न्स आएँ, ये हो नहीं सकता। गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने एक बयान हल्फी जारी किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उन्होंने उनके सामने फ़ोन पर किसी को हिदायत दी कि वो जो है नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ को 2018 के इलेक्शन से पहले रिहा ना करें, उन्हें जेल में ही रखें। इस बात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया है और अब 26 तारीख को जवाबदही के लिए तमाम लोगों को तलब किया है। ये ख़बर जो है एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी ने छापी थी। अदालत ने उन सब को तौहीन नोटिस जारी किए हैं, मगर कल रात को एक और सहाफ़ी हैं जिनका ताल्लुक़ द न्यूज़ के साथ रहा, अभी भी है, अहमद नूरानी, आप जानते हैं। वो अमेरिका में है आजकल, फेलोशिप कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया फैक्ट फोकस के नाम से, जो कि माजी में भी कुछ उन्होंने ख़बरें की। और कल रात को उन्होंने एक मुबैना ऑडियो टेप साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जारी की है, जिसमें उनके मुताबिक एक नामालूम शख्स से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन पर इदारों का दबाव है कि वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को बाहर ना आने दें, उनको अंदर ही रखें, उनको सज़ा दें। जब उस नामालूम शख्स ने, जिसकी आवाज़ को उसमें कम किया गया है बज़ाहिर और वो पहचानी नहीं जा रही, तो वो पूछता है कि क्या मरियम नवाज़ को भी? तो उन्होंने कहा हाँ मरियम नवाज़ को भी। तो उन्होंने कहा आपने पूछा? उन्होंने कहा हमने पूछा, मगर उन्होंने कहा कि उनको भी अंदर ही रखना है। अच्छा, बज़ाहिर इस टेप की जो कानूनी हैसियत है पाकिस्तान में कुछ नहीं है। एक तो पाकिस्तान के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, लिहाजा उसकी कोई वैल्यू पाकिस्तानी कोर्ट्स के सामने नहीं है, यानी कानूनी कोई हैसियत नहीं है अनटिल और अनलेस ये वीडियो रिलीज़ करने वाले या वीडियो में शामिल जो फ़र्द है वो ख़ुद सामने आकर के कहे कि हमने ये वीडियो बनाई है। सियासी हैसियत आपको पता है ऐसी चीज़ों की खासी होती है। तो ये जो वीडियो है इस पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो बयान आया है वो ये कह रहे हैं कि वीडियो जाली है, उनके मुख्तलिफ़ तकारीर के टुकड़े जो हैं जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं। अच्छा, जब भी ऐसा होता है तो जो एक जमात होती है वो कहती है नहीं नहीं जी बिल्कुल ये ठीक है, और दूसरी जमात कहती है नहीं नहीं जी ये तो फ्रॉड है, ये तो है ही, हमेशा फ्रॉड करते हैं। तो पहले से तो जाहिर है उसमें से दरमियान में से कहीं ना कहीं सच हमेशा पाकिस्तान में जो है ग्रे एरिया में होता है, ना ब्लैक में होता है ना वाइट में होता है, सियासी हवालों से। और माजी में भी हमने ऐसी टेलीफोन कॉल्स देखी जब साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस क़य्यूम और उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें ये कहा गया शहबाज शरीफ ने मुबैन तौर पे, बल्कि वो तो साबित भी हो गया था कि कहा उन्होंने कि उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन थी बेनज़ीर भुट्टो और उनके हस्बैंड आसिफ अली ज़रदारी, उनको सज़ा देनी है। सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए, और न सिर्फ ख़त्म किए बल्कि 3 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो है घर भी जाना पड़ा। तो ये सारी सूरत अच्छा, अब देखें बहुत सवाल है। पहले तो अगर, हाँ, और ये बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा अगर है, अगर ये ऑथेंटिक है तो कुछ और सवाल बनते हैं कि किसने रिकॉर्ड की और ये दूसरा बंदा कौन था। बिकॉज जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि आपने ऑडियो माइक लेके एक बंदे को रिकॉर्ड किया, दोनों साइडों की कॉन्वर्सेशन आ रही। अगर ये सही है। दूसरे के फैक्ट फोकस ने ये कहा है कि उन्हें 2 माह कबल ये ऑडियो मिली, फिर उन्होंने एक गैरेट डिस्कवरी नामी एक अमरीकी फर्म है उसको फोरेंसिक्स के लिए भेजा, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये आवाज़ जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की है। उन्होंने ये एग्जैक्ट जो उन्होंने कहा है, जो कोट किया गया है, और ये है फास्ट फोकस कोटिंग गैरेट डिस्कवरी, जिनका क्लेम है कि वो एक लीडिंग एक्सपर्ट फोरेंसिक फर्म है या नहीं वो एक अलग बात है। वो कह रहे हैं कि द ऑडियो हैज नॉट बीन एडिटेड इन एनी वे। अब ये एक जुमले को अलहदा देखने से हमें कुछ नहीं पता लगता। और अभी अरशद शरीफ के शो पर जो फोरेंसिक कंपनी के जो CEO साहब हैं उनसे भी बात हुई, लेकिन वो बड़े प्रोफेशनल है। वो कहते हैं कि जी हम पैसे के लिए काम करते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है फास्ट फोकस वालों के साथ, उनकी इजाज़त के बगैर हम मजीद डिटेल्स आपको नहीं दे सकते। लेकिन एक और चीज़ है कि एक जुमला है इस मुबैना लीक में जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है मेरे ओपिनियन में और बहुत लोगों के ओपिनियन में, ओवर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस ऑडियो। पहले वो जुमला आप सुन लें, और ये है मुबैना लीक्ड ऑडियो टेप में से। Let's be a little blunt about it.
ये है, let me be a little frank about it. Blunt about it, sorry. Unfortunately. अच्छा, अब शायद ये बिल्कुल महज इत्तेफाक है, लेकिन चीफ जस्टिस जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें उन्होंने एक तकरीर की, तो उस तकरीर का भी एक हिस्सा आप जरा यहाँ पर सुन लें। Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little frank about it. Let me be little. तो फर्क इसमें क्या है कि यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पहले है, उसमें अनफॉर्चुनेटली बाद है और फिर उसको लिंक किया गया है अनफॉर्चुनेटली द जुडिशरी और वो उसके ऊपर प्रेशर। अच्छा, अब हो सकता है कि ये साकिब निसार साहब का तकिया कलाम है, ठीक है, तो मेरे भी ऐसे बहुत जुमले हैं जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। हर दिन जब हम शो पर आते हैं तो आप इंट्रोडक्शन देते हैं, हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। अच्छा, अल्फाज वही हैं, क्या एग्जैक्ट लहजा भी मैच होता है, हमेशा होता है, दिस आर द क्वेश्चंस। तो अब और ये भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी इसका हमने भी एक एमेचरिश ऑडियो एनालिसिस करने की कोशिश की है। और मैं पहले ये वाजे कर दूं कि ये एक डिजिटल ऑडियो फोरेंसिक एनालिसिस नहीं है, हमारे पास वो टूल्स नहीं है जो आपको चाहिए इन चीज़ों को प्रॉपर्ली किसी फोरेंसिक एजेंसी जो किसी के पास है। हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो आपका स्टैंडर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जो फ्रैंकली स्पीकिंग नाकाफ़ी है। हैविंग सेड दैट, अब जिन दोनों ऑडियोज़ को अगर आप लेकर साथ प्ले करें तो क्या पता लगता है। पहले प्ले होगी इसी फाइल में, पहले प्ले होगी जो मुबैना लीक्ड ऑडियो है और फिर वो ऑडियो जो इस जुडिशल कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस साहब ने बोली थी। सुनिए। Let me be little blunt about it. Unfortunately, let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, let me be little blunt about it. अब to our ears, मुझे तो लगता है कि it is almost 100% की मैच, लेकिन सिर्फ कानों पर नहीं जाना चाहिए। जो ऑडियो की जो वेव फाइल्स आती हैं जब आप इसको और किसी भी ऑडियो रीडर या NLE मशीन में डालें, उसमें आपको क्या पता लगता है। ऊपर जो है ग्रीन में वो है जो ये allegedly लीक ऑडियो है, नीचे जो है पर्पल में ये दोनों, और ये जो दो इसलिए नजर आ रही है क्योंकि एक लेफ्ट का ऑडियो एक राइट का ऑडियो, ये सिर्फ एक टेक्निकल सिचुएशन है। ये है जुडिशल कॉन्फ्रेंस की। अब आप देख सकते हैं कि नीचे में थोड़ी सी लाइनें ज्यादा हैं, ये जो है वो है बैकग्राउंड नॉइज। जब आप इसको सुन रहे होते हैं, जब आपने वो जो लीक्ड ऑडियो का सुना है, आप उसमें देख रहे हैं कि उसके अंदर देयर इज कंसिडरेबल बैकग्राउंड नॉइज। अगर उसको आप माइनस कर दें, नीचे में जो ज्यादा वाज़ेह लाइनें नजर आ रही हैं वो है क्योंकि वो जो ऑडियो है वो क्लीन है। अभी आप सुन भी रहे थे, आप देख रहे थे कि उसमें कोई पीछे स्टैटिक नहीं है, चुनाचे जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन तकरीबन हर एक लाइन ऊपर वाली ऑडियो के साथ मैच करती है। अगेन बज़ाहिर मुझे, अगर मैं अपनी जाती राय दूं, मुझे लग रहा है कि ये एक कॉपी पेस्ट है, लेकिन अगेन मैं एक डिजिटल फोरेंसिक ऑडिटर नहीं हूं और मैं आपको जितना भी कोई चाहे कि आप बताएं सर कि ये रियल है या फेक है, आई थिंक इट इज नॉट रियल बट आई कैन नॉट बी श्योर। तो कैसे श्योर हो सकता है? अगर कोई जानना चाहे कि इसको कैसे किया जाए, हमने आज शो पर दावत दी है फैसल रफ़ी साहब को, और अगेन फैसल रफ़ी साहब भी एक डिजिटल फोरेंसिक ऑडिटर नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं और साउंड इंजीनियर हैं जिन्होंने इस फील्ड में तकरीबन 20 से ज़ायद साल काम किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फैसल, एक बात बताएं कि कितना मुश्किल है इस तरह की कोई ऑडियो को एनालाइज करना और ये पता करना, और मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या ये साकिब निसार साहब की आवाज़ है, बज़ाहिर उनकी ही आवाज़ है, लेकिन ये कैसे हम साबित कर सकते हैं कि मुख्तलिफ जगहों से लेकर इसको कॉपी पेस्ट एंड स्प्लाइस टुगेदर किया गया है? अस्सलाम वालेकुम ज़रार, शुक्रिया मेरा व्यू लेने के लिए। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकली बहुत गहरा काम है ऑडियो एनालिसिस करना। बज़ाहिर अगर आप वेव फॉर्म्स को देखें तो वो एक जैसी भी अपेयर हो सकती हैं,
मगर जब उसको गहराई में स्टडी करते हैं फोरेंसिक एनालिसिस के लिए, और ये बड़े बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं इस एनालिसिस के लिए, जो अमूमन हम साउंड इंजीनियर्स के पास भी नहीं होते, बट एक साइंस का आइडिया है कि एक तो वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी है, फिर एक स्पीच पैटर्न डिटेक्शन टेक्नोलॉजी भी है, फिर एम्बियंट साउंड और वो शख्स किस स्पीड पे किन वर्ड्स में बात कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। और ये वो लोग करते हैं जिनको नॉट ओनली ऑडियो इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फोरेंसिक और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो इसको डिटरमिन करना कि क्या ये एक ही ऑडियो है, क्या ये अलग ऑडियो है, ये किसी 2 मिनट के वीडियो में या 1 घंटे के या 2 घंटे के एनालिसिस पे नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ज्यादा मल्टी लेयर्ड, बहुत गहराई में जाके इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप फैसला कर सकते हैं कि क्या ये असली है या ये नहीं। अच्छा फैसल, यहाँ पर पाकिस्तान में किसी के पास कैपेबिलिटी है ऐसा काम करने के लिए, या हमें कहीं बाहर जाना होगा? देखिए, मुझे पाकिस्तान में लॉ इन्फोर्समेंट या हमारी इंटेलिजेंस सर्विसेज की कैपेबिलिटी नहीं पता, बट बिकॉज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे पिछले कुछ साल से काफी जोर दिया गया है, आई एम श्योर कि हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी यहाँ हो। अमूमन हमारे पास जो स्टूडियोज में टेक्नोलॉजी होती है, वो उसके जरिए हम ऑडियो को बिल्कुल एब्सोल्युटली साफ या गंदा करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। साफ इसलिए किया जाता है ताकि वो बेहतर सुनाई दे, गंदा इसलिए किया जाता है कि वो कम सुनाई दे। तो कुछ टूल्स हैं जो कि कॉमन है, मगर कुछ जो बहुत एडवांस टूल्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया स्पीच पैटर्न रिकग्निशन और वॉइस रिकग्निशन, ये AI बेस्ड टूल्स हैं जो कि बाहर की गवर्नमेंट्स अमूमन सेल फोन नेटवर्क्स एक्सेट्रा पे यूज करती हैं। तो ये टूल्स अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में अवेलेबल है कि नहीं, आई कैन नॉट। हाँ फैसल, मैं एक चीज़ ये भी पूछना चाह रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा चला हुआ है डीप फेक्स के बारे में, और डीप फेक्स उन्हें कहते हैं कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना पड़ता है आपको ढूंढने के लिए असलियत। तो उसके लिए हमारे पास जो FIA साइबर क्राइम है वो कुछ ना कुछ काम ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रिकग्निशन की आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो धोखा देने के भी आगे बढ़ रही है। तो ये टॉम एंड जेरी जो है ये तो चल रहा है, मगर पाकिस्तान में आपकी नॉलेज में, जैसे आपने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को छोड़ दें, बट FIA साइबर क्राइम जो इस स्पेसिफिकली चीज़ को देखती है, आपने सुना कि कभी ऐसे उनके पास टेक्नोलॉजी है? मुबशिर, मैं आई कांट बी श्योर, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस वक्त जो साइबर क्राइम यूनिट है FIA का, उनके परव्यू में आता है इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन जो क्राइम्स होती हैं। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि वॉइस रिकग्निशन और ऑडियो एनालिसिस उसका हिस्सा होगी। अच्छा चलिए, और जैसे आपने कहा कि ये टूल्स जो हैं ये फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी यूज हो सकते हैं और उसके रिवर्स के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब फैसल, बिल्कुल सही आपकी बात काट रहा हूँ फैसल, हमें एक वक्फा लेना है। जब वक्फे के बाद आते हैं, FIA के पास जो कैपेबिलिटी है वो तो FIA ही जानती है। हमने जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, उनसे कितना पता लग सकता है, ये ज़रा सवाल पूछते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार की एलिजिड लीक्ड ऑडियो टेप पर, और हमारे साथ फैसल रफ़ी साहब हैं। फैसल, मुझे एक बात बताएं, आपने ये दोनों क्लिप्स देखे हैं, आपने सुने हैं। एक जो बात की जा रही है कि ये जो एलिजिडली लीक्ड ऑडियो है, इसमें बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दी जा रही है कि ये जो जंप्स लगाए हैं, कि जैसे अगर अनफॉर्चुनेटली को बिगिनिंग से निकाल कर एंड में डाल दिया है, जैसे लग रहा है कि ऐसे किया गया है, क्या ये मुमकिन है कि बैकग्राउंड नॉइज को यहां पर डालने का मकसद ये है कि वो जो जंप्स हैं वो छुप जाएं? अक्सर ये टेक्निक जो है ये खाली इस तरह की चीजों में नहीं, ये फिल्म्स में और म्यूजिक में भी यूज होती है कि कभी कभार जो जंप्स होते हैं ऑडियो के ड्रास्टिक वाले, उनको छुपाने के लिए बैकग्राउंड नॉइज और डिस्टॉर्शन ऐड की जाती है जी। तो बिल्कुल डिस्टॉर्शन और बैकग्राउंड हैवी एम्बिएंट नॉइज
और उस जगह का एम्बियंस चेंज भी किया जा सकता है उन एडिट्स को मास्क करने के लिए मगर उसके साथ साथ उस बैकग्राउंड नॉइज को कम भी किया जा सकता है उन मार्कर्स को ढूंढने के लिए। तो ये नहीं है कि वो कंप्लीटली छुप जाएंगे, बिल्कुल उसका बिल्कुल एनालिसिस का तरीका है देखने के लिए कि किसी ऑडियो को कितना एडिट किया गया। ठीक है, और जाहिर है कि ये एनालिसिस जैसे आपने अपने पहले जवाब में ही कह दिया था, ये फिर किसी प्रोफेशनल कंपनी से करवाना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फैसल। और वही जो सवाल इनका यही था, ये हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन इज कि मुझे शक हो रहा है इसके ऊपर, स्पेशली क्योंकि लहजा भी मैच कर रहा है, एग्जैक्ट टाइमिंग मैच कर रही है, और वो अनफॉर्चुनेटली वाली चीज एंड में ऐड की। एक और जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, एंड अगेन दिस इज नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन, जो एक बीच में जो सवाल पूछते हैं जो दूसरे अननेम्ड शख्स हैं, ऐसे लग रहा है कि वो सवाल इसलिए डाला गया है ताकि उसके जवाब में वो क्लिप आप लगा दें। सो दैट सीम्स अ लिटिल लॉजिकल। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि अगर जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने फोरेंसिक लैब से, और वो बड़ी नोन है, आपने भी वेबसाइट पे जाकर वेबसाइट ही देखी है, मुझे नहीं पता कि नोन है या नहीं। तो वो जो है वो इस बात को टेस्टिफाई कर रही है। अभी तक हमें ये नहीं पता, दैट्स व्हाट हिज क्लेम इज, कि वो कर रहे हैं उसको टेस्टिफाई। तो मेरे ख्याल में इस मामले के लिए बेहतर यही है कि एक कमीशन बना दे हुकूमत। वो इसलिए ज़रूरी है कि देखें ये मामला एक पहली दफ़ा नहीं उठा, आइसोलेशन में नहीं है। आइसोलेशन में नहीं है। इससे पहले जो बयान हल्फी आया वो भी अब अदालत में आएगा, तो इसको भी या तो अदालत में जाना चाहिए कुछ करके, क्योंकि ये चीज़ें आती हैं इनसे केसेस के ऊपर एक जो मकसद होता है वो ये नहीं होता कि इससे वो कानूनी कोई वो हो जाएगा, इसके ऊपर ये होता है क्वेश्चन मार्क लग जाए, और ताकि फिर आप कहें कि जनाब हम तो पहले कह रहे थे। अब ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है, अगर आप माने इसको ना माने, और जस्टिस साकिब निसार के बारे में आपकी जो भी राय हो, उनके फैसलों के बारे में आपकी जो भी राय हो, नवाज शरीफ के बारे में आपकी जो भी राय हो, वो एक अलग बात है। एक आई है जस्टिस अनम शमीम की एफिडेविट, और अब ये आया है। फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से कि यार बिल्कुल इसको मुतनाज़े करने के लिए ना ये सारी लीक्स और एक स्मीयर कैंपेन चल रही है, और दूसरी जानिब जैसे आपने शुरू में ही इशारा दिया था, वो कहते हैं कि सर हम तो डे वन से यही बोल रहे थे कि सब ड्रामा है, हमारा हैंड हुआ है सारा। तो अगेन पॉइंट इज के मेरा ख्याल है, और अगेन मैं डिक्टेट तो किसी को नहीं कर सकता, लेकिन शायद बेहतर हो कि साकिब निसार साहब इसको खुद जाकर डेफेमेशन का सूट ही फाइल करते हैं, और फिर उसके प्रोसीड्स में, और राना शमीम साहब के ऊपर भी आप कर सकते हैं कि ये सरासर झूठ है, आपने बयान तो दे दिया, आपने इस पर भी बयान दे दिया है, लेकिन अगर एक साबिक चीफ जस्टिस अदालत नहीं जाएंगे तो ये फिर एक अजीब बात बनती है मेरी नज़र में। सेकेंडली सॉरी, अगर वो भी ना जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये भी बेहतर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। अभी हाल में लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, उसमें हम सब ने देखा है कि अली अहमद कुर्द ने जो बातें की हैं, और फिर उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने जो रिस्पांस दिया था, जिसमें उन्होंने दिफा किया है अदलिया का, और कहा है कि जी कोई प्रेशर नहीं है और मुकम्मल आज़ादी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सिर्फ अब बयानात पर नहीं रहना चाहिए, आई थिंक के, और अगर इतनी क्लियरली एडिटेड है जो लग रही है, अब अगेन 100% आंसर हम नहीं दे सकते, तो आप गैरेट डिस्कवरी के पास ना जाएं, आप 5-6 और कोई फर्म निकाल दें। मैं तो कहता हूं 2-2 को दे दो, मुख्तलिफ पाकिस्तान में दे दें। आप एक पाकिस्तान में दोगे तो हमेशा उसके ऊपर एक सवालिया निशान होगा, पाकिस्तान में भी दे दो, आप कोई 2-3 और ढूंढ लो। आई एम श्योर अगर अभी बैठ के हम गूगल सर्च करें तो इस तरह की कोई 10 कंपनीज तो आपको मिल जाएंगी, सब आराम से बैठे होंगे, सर बिस्मिल्लाह करें आप हमारे पास आए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाए। क्योंकि जैसे आपने कहा था, अगर मकसद इसका ये है कि आंखों में धूल फेंकी जाए, वाटर्स मडी किए जाए, तो आप अनमडी कर दें। बिल्कुल जैसे फैसल साहब कह रहा था कि ऑडियो को भी क्लीन कर सकते हैं, आप इसकी भी फोरेंसिक एनालिसिस करके क्लीन कर दें, दैट्स नो प्रॉब्लम। उस वक्त तक कानूनी हैसियत नहीं होगी जब तक ये ऑडियो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की जाएगी, उस वक्त तक इसको जो है किसी भी तौर से एविडेंस के तौर पे नहीं लिया जा सकता। फिलहाल वक्फा लेते हैं जी।
वेलकम बैक। और पाकिस्तान जब भी IMF के पास जाता है किसी भी प्रोग्राम के लिए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को ज़रूरत तो होती है, मगर बदले में IMF कड़ी शराइत आयद करता है। जैसे इस हालिया प्रोग्राम में हो रहा है, IMF से पाकिस्तान ने तकरीबन कोई $6 अरब की एक प्रोग्राम साइन किया था, जो कि इमरान हुकूमत ने आने के बाद साइन किया। थोड़ी डिले हुई उसमें, मगर बिलाखिर साइन हुआ। तय ये पाया कि हर 6 माह बाद जो है वो उसका रिव्यू होगा। इस बार रिव्यू ज़रा तवील हो गया, कुछ चंद हफ्ते से ज़ायद लग गए, और कहा यह जा रहा है कि IMF ने फिर कुछ कड़ी शराइत पाकिस्तान पर रखी हैं, जिनका बोझ ज़ाहिर है हमें और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर जो इस वक्त माशी हालत है उसके लिए प्रोग्राम ज़रूरी भी है। IMF अमूमन तो कहता है कि जनाब आपने रिफॉर्म्स करने हैं और आपने अपनी जो है सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है, टैक्सेस बढ़ाने हैं, और टैक्सेस बढ़ाने का मतलब है कि आपने चीज़ें महंगी करनी हैं, ख़ुसूसन यूटिलिटी सर्विस, जिसमें बिजली भी शामिल है, गैस भी शामिल है और दीगर जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं। हमारे साथ हमारे चीफ़ रिपोर्टर सनाउल्लाह मौजूद हैं इस्लामाबाद से। इकॉनमी इनकी बीट है और ये तवातुर से रिपोर्टिंग करते रहे हैं कि IMF के साथ जो प्रोग्राम था उसमें क्या चीज़ें फंसी हुई थी। सनाउल्लाह, अब IMF की किन शराइत को हमने माना है? शुक्रिया मुबशर साहब। एक तो ये देखें, ये $6 बिलियन का जिस तरह आपने बताया प्रोग्राम था, 2019 में साइन हुआ था, $2 अरब हम ले चुके हैं। अब ये जो नेगोशिएशन हो रही है 2 रिव्यू की हो रही थी, और इस पे जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें एक तो पहली दफ़ा ये मैंने देखा है कि जब से पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, पीपल्स पार्टी ने भी लिया, नून लीग ने भी लिया, मुशर्रफ ने भी लिया था, लेकिन इस किस्म की कड़ी शराइत मैंने पहली दफ़ा देखी है। और इतने तवील मुज़ाकरात इस एग्रीमेंट के लिए वो भी शायद पहली दफ़ा हुए हैं, और IMF को इतना सख्त अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ मैंने पहली दफ़ा देखा है। यकीनन इसके कुछ पीछे कुछ चीज़ें भी होंगी, इंटरनेशनल सिचुएशन भी होती है, रीजनल भी होती है, अमेरिका का भी बड़ा रोल है। लेकिन एक चीज़ आज के जो एग्रीमेंट सामने आया उससे एक बात मुझे बिल्कुल साबित हुई है कि IMF को पाकिस्तान पर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, कॉन्फिडेंस टोटल लूज़ है इस एग्रीमेंट के तहत। और जो 5 कड़ी शराइत रखी गई हैं वो IMF के बोर्ड में जब ये मायदा जाएगा तो उससे पहले उस पर इम्प्लीमेंट करना है। प्रायर एक्शन है, प्रायर कंडीशन है, और बड़ी खौफनाक किस्म की इनको कह सकते हैं, और बड़ी टफ़ किस्म की कंडीशन है। और पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट भी बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इसमें रिलीफ मिले, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। और जो सबसे बड़ा हिट आएगा वो पेट्रोलियम प्राइसेस पे आएगा, और पेट्रोलियम प्राइसेस में PDL जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको ₹30 पर लीटर तक ले जाना है। तो ₹4 तकरीबन हर माह बढ़ाने हैं, ये बोर्ड में जाने से पहले इस पर इम्प्लीमेंटेशन करना है। इसके साथ बिजली की कीमतों का जो एक मायदा था तकरीबन ₹5 पर यूनिट बढ़ाना है, उसमें से कुछ बढ़ा चुकी है, बाकी कीमतें भी बढ़ाना पड़ेंगी, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिला है। फिर इसके साथ टैक्सेस हैं, GST की जितनी भी एग्जम्पशन है मोस्टली वो विड्रा करनी पड़ेंगी, और इसके लिए एक बिल तैयार किया जा रहा है जिस पर आज से ही काम शुरू हो गया है, जिसको सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल कहते हैं, जिसकी वज़ीर ख़जाना ने ख़ुद भी तस्दीक की है। इसके साथ ये भी तकरीबन कोई 350 से 700 अरब का हिट आएगा आवाम पर, और ये आइंदा 1 से 1.5 माह के दौरान ये आ जाएगा, इससे भी पहले आ सकता है, क्योंकि ये बोर्ड में जाने से पहले ये डिसाइड करना होगा। फिर स्टेट बैंक का जो अमेंडमेंट बिल है स्टेट बैंक की खुद मुख्तियारी के हवाले से, उस पर भी IMF एक कदम पीछे नहीं हटा। हालांकि पार्लियामेंट में इस पर कभी डिबेट हुई हैं, कमेटियों में हुई हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जो है रिजर्वेशन भी है अरकान पार्लियामेंट के, लेकिन ये पास करना पड़ेगा। ये बता दिया है, लिख के दे दिया है, मायदा कर लिया है बोर्ड में जाने से पहले। अगर इसमें से एक भी शिक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की जो अगली इंस्टॉलमेंट है वो रुक जाएगी। इसके साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग जो जिस पर भी पीछे नहीं हटे हैं, माजी में भी उन्होंने कहा था कि जो कोविड के अखराजात हैं उनका ऑडिट कराया जाए, और ऑडिट को पब्लिक किया जाए, और IMF को भी फराहम किया जाए। ना सिर्फ एक नई शर्त इसमें डाल दी गई है कि कोविड की वैक्सीन जहाँ जहाँ से ख़रीदी गई है, जिस से ख़रीदी है, इसके अलावा कोविड से रिलेटेड जितनी भी ख़रीदारी हुई है उसके बेनिफिशरी जो हैं, बेनिफिशरीज़ को भी आपने पब्लिक करना होगा, IMF को बताना होगा किसको इनसे फ़ायदा हुआ है। तो ये इस किस्म की शराइत हैं कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि हुकूमत IMF का जो अगला बोर्ड है जो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी में होगा, उससे पहले ये तमाम चीज़ें कर लेगी। अगर कर लेती है जिस तरह माजी करीब में किया है, बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रेशर भी बढ़ा है लेकिन कोई परवाह नहीं की गई, तो ये एक नया प्रेशर आने वाला है।
टैक्सों की सूरत में, महंगाई की सूरत में बिजली की कीमत बढ़ेगी, आपका पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी और बाकी भी उससे बाकी जो सेक्टर हैं वो भी इफेक्ट होंगे। खासकर जब जीएसटी की एग्जम्पशन ख़त्म होगी वो भी पब्लिक को पे करनी पड़ेगी। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई। जो आईएमएफ ने हमें रिफॉर्म्स के लिए कहा था जब हम गए थे, और जाहिर है ये हुकूमत भी आई थी कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, तो वो रिफॉर्म्स किस हद तक हुए? देखिए, वो रिफॉर्म्स इसी तरीके से कराई जाती हैं। टैक्स रिफॉर्म्स अगर आप उसको कह लें, या स्टेट बैंक का जो कानून है वो भी रिफॉर्म्स की सूरत में आता है। उसमें वो चाहते ये हैं कि स्टेट बैंक के गवर्नर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल हो, और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री का या हुकूमत का उसमें रोल कोई ना हो। तो इस किस्म के ये रिफॉर्म्स ही की सूरत में, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा खदशात हैं। अगर स्टेट बैंक को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तारी दे दी जाए, जिस तरह अब रुपए का हाल हुआ है, तो माजी में फिर स्टेट बैंक ने डिसाइड करना है। इसके साथ रिफॉर्म्स में इंटरेस्ट रेट भी अब आएगा, ग्रोथ के हवाले से जो रिफॉर्म्स है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप आईएमएफ का आज का बयानिया पढ़े, इन्वायरमेंट के हवाले से उन्होंने नई चीज़ें डाल दी हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो पाकिस्तान पे लागू करने की बात की है। इसके साथ अब कोविड के अगर एक्सपेंडिचर हैं उसमें घुसने की कोशिश की है। मुझे नज़र आ रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद आईएमएफ भी पॉलिटिकल रोल उसमें अमेरिका का या बाकी ताकतों का लाजमी आया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। तो आपको लगता है कि हम जो है वो कंडीशंस इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इतने कलील वक्त में? नहीं, तो अब जब नेक्स्ट रिव्यू होगा तो उसमें इनका रिव्यू को देखा जाएगा, और अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई तो जिस तरह पहले 1.5-2 साल ये प्रोग्राम हेल्ड रहा, एक तो कोविड की वजह से रहा है, कुछ शराइत भी पाकिस्तान ने नहीं मानी थी, जिसमें स्टेट बैंक का कानून सबसे अहम था, और बाकी जो रुपए को जो इन्होंने मार्केट बेस कर दिया था वो मान ली थी। बाकी कई ऐसी शराइत थी जिन पर इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी था, जिसकी वजह से हेल्ड हुए थे। और ये मुज़ाकरात इतने लंबे, मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ आईएमएफ के प्रोग्राम में। आईएमएफ ये छोटी मोटी बातें पाकिस्तान की मान लेता था, और अगर पब्लिक पे प्रेशर बढ़ने की बात होती थी तो उसको भी कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता था। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि जो उनकी शराइत आज से चंद माह पहले थी आज भी उधर ही खड़ी हैं, और वो तमाम तस्लीम कराई हैं, उसके बाद एग्रीमेंट किया है, उससे पहले एग्रीमेंट नहीं किया है। पॉलिटिकल पेन, इन्फ्लेशन और अगर ये एनवायरमेंटल वाली बात कर रहे हैं तो कुछ हद तक इसका मतलब है कि इंडस्ट्री का भी कॉस्ट आपका बढ़ेगा। और क्लाइमेट चेंज के हवाले से उन्होंने लिखा अपनी प्रेस रिलीज में कि पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है जो क्लाइमेट से सबसे ज़्यादा थ्रेटन्ड है। लेकिन ये जो बात हो रही है ये तो एक अलग है ना। वो तो अब जैसे कि आप कहेंगे यार इसकी उसकी मिशन ज़्यादा है, मैंने वो पूरी तरह स्टडी नहीं किया। लेकिन बिल्कुल कुछ हद तक ये जो सनाउल्लाह साहब की बात है ये दुरुस्त है कि एक पॉलिटिकल एलिमेंट भी है। आपको वो आप ज़्यादा अपना दोस्त नहीं समझते, अगर पहले समझते थे भी सही, और उससे भी ज़्यादा अहम कि शायद उनको आपकी अब इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और स्पेशली अगर आप ग्लोबल सिनेरियो में देखें, चाइना, इंडिया एंड सो ऑन स्क्रूज टाइटन कर रहे हैं और आर्म्स ट्विस्ट कर रहे हैं, और जाहिर है वो हुकूमत के स्क्रू टाइट करेगी, हुकूमत आगे अवाम के स्क्रू टाइट करेगी। जीएसटी हटाना, मतलब पहले ही एग्जेम्पशंस हटाना, पेट्रोल लेवी आप कह रहे हैं 30 रुपए तक आपने पहुंचानी है, यूनिट प्राइस आपकी जर्नी है। तो इसका आपको अच्छी तरह से पता है कि ए इसका बिजनेस और इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा और ए इसका हाउस होल्ड इनकम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पहले के 100 रुपये में से 90 खर्च रहे थे तो अब के 99 तक पहुंचने वाले हैं। सो अ लॉट ऑफ पेन कमिंग इन अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह हमसे तफसील शेयर करने का। और आईएमएफ का जब भी प्रोग्राम आता है तो ज़ाहिर खदशात यही होते हैं कि उसका असर जो है महंगाई की शक्ल में पड़ेगा। और सब्सिडीज़, मुझे नहीं पता कि अब सब्सिडीज़ कोई बची भी हैं कि नहीं बची। अब सब्सिडीज़ को सब्सिडाइज कैसे करोगे ना, ये तो मसला है। और आईएमएफ को तो आपको पता है कि सब्सिडीज़ के साथ तो बहुत प्यार है आईएमएफ को ना। सबसे पहले कहते हैं कि यार इनको हटाओ, तो अभी फॉरसेबल फ्यूचर के लिए सिर्फ इकोनॉमिक पेन ही है। वक्फा लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ये जो आप मनाजिर अभी अपने स्क्रीन पर देखेंगे ये आज के मलीर की जुडिशल मैजिस्ट्रेट
की अदालत में ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और हुआ क्या कि एक वकील साहब हैं, अली हसनैन नाम है उनका, और उनके ख़िलाफ़ उनकी साबिक़ बीवी के साबिक़ा एहलिया के भाई ने एक मुकदमा किया था कि उन्होंने 65 लाख रुपए का चेक बाउंस किया था। आज उनको 50,000 रुपये पे में ज़मानत मंजूर की गई, और हालांकि ये एक तरह से अली हसनैन साहब की फतेह थी, उनके जो ब्रदर लॉयर्स हैं उन्होंने फिर मिलकर एक हजूम मरे, आप देख सकते हैं। और इस ऑडियो में परवीन साहिबा जो हैं, जो इनकी एक्स वाइफ हैं अली हसनैन की, उनकी आप चीखें भी सुन सकते हैं। उनके ऊपर बाकायदा हमला किया है और उनको मारा पीटा भी है, उनको भी और उनके भाई को, इसलिए कि आप में इतनी जुर्रत कैसे हुई कि आपने एक हमारे ब्रदर लॉयर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हालांकि इन्होंने केस दर्ज कराया था सुपर हाईवे थाने में कि जो अली हसनैन हैं इन्होंने इनसे 65 लाख रुपए कर्ज लिए थे, और जब इन्होंने वापसी का तकाजा किया तो उन्होंने जो चेक दिए वो बाउंस हो गए, जो कि कानूनन एक जुर्म है और उस पर केस भी बनता है। तो केस बना, मगर जब ये सब कुछ हो गया और उन्हें 50,000 रुपये में ज़मानत भी मिल गई, तो उसके बाद जो है उसके बाद बदला लेना था। अब जो मलीर बार के जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो तो इन दोनों के दरमियान मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, और जो खातून हैं उनके साथ जो आए हुए थे लोग, जिनमें ज़ाहिर है भाई और एक आध कोई होगा, वो उन्होंने जो है उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद जाहिर है वो खला को। ये तो हाथापाई से तो दो हाथ आगे है। आप देखें कि कोई 100-150 बंदा एक खातून और एक शख्स को इस तरह पीट रहे हैं। एक वीडियो क्लिप भी है परवीन साहिबा की, जिसमें वो पूरा समझा रही हैं कि ये आज क्या हुआ, और अपील भी कर रही हैं कि कोई तो इस मामले का नोटिस ले। सुनिए। आज मैं और मेरा भाई इंसाफ के लिए मलीर कोर्ट गए थे। हम लोग, मेरे भाई का चेक 65 लाख का बाउंस हो गया था, और मेरा जो साबिका शौहर है अली हसनैन सरगाना, उसके खिलाफ हम लोग गए थे। आज हमारी पेशी थी कोर्ट में। हम लोग वहां पहुंचे तो अली हसनैन सरगाना के साथियों ने, जो गुंडे और दहशतगर्द बने हुए थे, उन्होंने हमें यरगमाल बना लिया और हमें रोक के हम पे बेइंतहा तशद्दुद किया। इतना मारा मुझे और मेरे भाई को, और मेरी बेहुरमती की गालम गलोच करते रहे, मारते रहे, और उसकी सारी वीडियो मौजूद है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो एक कोर्ट है, वहां कोई ऐसा कानूनी इदारा मौजूद नहीं था जो हमें हिफाजत देता, ये जो हमें बचाता। ऐसा इदारा वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं आया जो हमें बचाता। जज साहब का चैम्बर था, जज साहब वहां मौजूद थे, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई मुजरिम रिमांड पे हो 65 लाख के चेक पे, और उसकी बेल वो जो ग्रांट कर दी जाए। अब मजिस्ट्रेट की वो हालत है कि वो भी अंडर प्रेशर था उन लोगों के, और उसने जो कभी भी बेल नहीं हुई रिमांड में, वो रिमांड में उन्होंने बेल भी दे दी उसको, और उसको छोड़ दिया, और उन्होंने पकड़ के हमें यरगमाल बना के हमें इतना मारा, कोई हमें बचाने नहीं आया। ये तमाम तर जिम्मेदारी मेरी चीफ जस्टिस पे आयद होती है। जो मेरे साथ हुआ है वो चीफ जस्टिस उसके जिम्मेदार है। और वजीर आजम इमरान खान साहब, मैं आपकी पार्टी का हिस्सा हूं, मैं इस इंसाफ से महरूम हूं, तो आप किस तरह लोगों को उम्मीद दिलाएंगे इंसाफ की, जो मैं आपके लिए दर बदर लोगों को एतमाद देती रहती हूं कि खान साहब इंसाफ करवाएंगे, इंसाफ लेके आएंगे। जब मेरे साथ इंसाफ नहीं है तो मैं दूसरों को क्या उम्मीद दिलाऊंगी, और किस तरह मैं उनके सामने जाऊंगी। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते आपको, अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आपका जो काम है आप वो काम करें। आपका काम इंसाफ का निजाम बेहतर बनाना है। आप ये देखें, आपके इंसाफ का मरकज जो कि कोर्ट है, जहां पर हमारे जैसे मजलूम जाते हैं इंसाफ लेने के लिए। हम वहां कोई झगड़ा करने नहीं गए थे, कोई वहां लड़ाई करने नहीं गए थे, लेकिन जब हम लोग वहां गए तो हमारे साथ इतना जुल्म किया गया, उसका कौन हिसाब देगा? चीफ जस्टिस साहब, आप तमाम लोगों की, सियासतदानों की, तमाम ब्यूरोक्रेसी की जितनी खामियां और बुराइयां होती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनसे पूछते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, जो कानून में ये खराबियां हैं और ये जो मकरू धंधा इन्होंने बनाया हुआ है काले कोर्ट के नाम पर, ये बताएं, इनसे कौन पूछेगा? इनसे कोई पूछने वाला है?
अफसोसनाक ज़रूर है लेकिन हैरान कुन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने माजी में देखा है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जिस तरह का हमला किया गया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी क्या, मैंने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया गया था जब वो लॉयर्स के क्वार्टर्स जो इंक्रोचमेंट्स थी वो गिराए गए थे, कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अफसोस के साथ हम यही कहना चाहते हैं, जैसे परवीन साहिबा भी अभी कह रही थी कि ये वही अदलिया है जो बाकी हर एक चीज़ पर नोटिस दे रही होती हैं, लेकिन अपनी फ्रेटर्निटी पर पता नहीं क्यों। और हालांकि मुझे याद है कि चीफ जस्टिस साहब जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके भी इसके ऊपर बयान आए थे, उन्होंने पूरे उन्होंने टाइमलाइन दी थी कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और यकीनन बहुत हमारे वकील हैं जो अच्छा काम करते हैं और जो हक और इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई वाकया होता है तो उन सब के मुंह काले हो जाते हैं इन द पब्लिक व्यू एंड आई थिंक के उससे आगे भी। अगेन जो पाकिस्तान बार काउंसिल एक्ट है, मेरा ख्याल है कि उसमें एक तरमीम करने की भी ज़रूरत है कि जो वकील इस तरह की हरकत करेगा उसके फिर लाइसेंस को अगर रिवोक भी नहीं किया तो कम से कम सस्पेंड किया जाए। नहीं तो फिर हम यही कह सकते हैं कि हर बंदा, हर ग्रुप एक अपना माफिया बना ले और अपने ही मनमानी करता रहे। ये मॉब रूल का शानदार एग्जाम्पल है आपके सामने। और अगेन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं गवर्नमेंट लेवल पर भी जब ये डील्स होती हैं और ये मुआहदे होते हैं कि अल्टीमेटली जिसके हाथ में ताकत है, जो तोड़फोड़ कर सकता है, उसके सामने लोग झुक जाते हैं। और जो इंडिविजुअल शहरी हैं परवीन साहिबा की तरह, हाँ, तो खातून कह रही थी कि मैजिस्ट्रेट क्या करे। जब ये लोग हाई कोर्ट्स के, मुझे याद है मुल्तान बेंच जो था वहाँ पर भी जिस तरह की तोड़मताड़ी की थी, फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट के भी वो जज हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने भी नोटिस लिया था, लेकिन फिर ऊपर से ही प्रेशर आया था कि जनाब आप इसको जो है ना वो कर दें। और बार एसोसिएशन से बारहा ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप, जैसे आपने भी कहा कि या तो लाइसेंस सस्पेंड कर दें, वो सस्पेंड अगर हो भी जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पुलिस वाला मुअत्तल होता है कि वो मुअत्तल तो हो जाता है मगर वो सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा होता है, और फिर ज़ाहिर है बार की आपको प्रोटेक्शन होती है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ कैसे रुकेगी, ये फिलहाल तो नहीं रुकेगी, फिलहाल तो नहीं रुकेगी। हाँ, ये तो देखें, अब सिग्नल यही जाता है ना कि आप इम्यून हैं, आपके पास मुकम्मल इम्प्यूनिटी है। और अगेन यही तो, इसी को तो कहते हैं ना फिर आप मॉब रूल। और देखिए बिल्कुल, अब हम सब अदलिया की इज्जत करते हैं और इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट जो होती है ना, और अदलिया भी कहती है ना कि रिस्पेक्ट अस। अभी चीफ जस्टिस गुलजार साहब की भी एक बहुत एक जोरदार तकरीर थी आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, द जुडिशरी इज दिस एंड जुडिशरी इज दैट। रिस्पेक्ट का मसला ये है कि आप रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते हैं, आप रिस्पेक्ट कमांड कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता। और अगेन अफसोस की बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें भी वही एक स्लैप ऑन द रिस्ट टाइप चीज़ होगी, जैसे आप कह रहे हैं। हो सकता है कि 2-3 लोगों को के सामने कर दें, अगर वो भी हुआ। लेकिन अभी तो भाई मलिर कोर्ट के जो मलिर बार के वो जनरल सेक्रेटरी, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन लोगों ने तो लॉयर्स ने रिस्पॉन्ड किया। हाँ। अब एक खातून और उसके भाई के साथ ये मिस हांगकांग है। हाँ। इन्होंने वहां पर क्लैशनकॉव निकाली थी और हवा में फायरिंग की थी। और जाहिर है कि यार आप देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ 150-200 बंदे हैं, तो जाहिर है कि एक खातून और एक बंदा, मतलब ब्रूसली की औलाद होगी ना कोई, कि उनको प्रोवोक कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवोक भी इनका क्या होता है यार, किस हर एक चीज पर तो प्रोवोक हो जाते हैं। जब आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर घुसकर उसके आईसीयू के अंदर आप तोड़फोड़ कर सकते हैं, तो ये तो फिर कुछ नहीं है ना। मेरे ख्याल में ब्लैक कोट जो है, जो ब्लैक कोट के अंदर जो ब्लैक शीप्स हैं, नॉट ऑल, जैसे हमने अब मैं देखना चाहूंगा उनके मुकाबले के लिए हमें तो किसी ना किसी को तो ब्लैक बेल्ट होना पड़ेगा। बात नहीं। और देखें, और पाकिस्तान बार काउंसिल और सारी जो बार काउंसिल्स हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, हर एक चीज़ पर उनका आता है कि जी वी स्टैंड विद द रूल ऑफ लॉ, वी स्टैंड विद जस्टिस। मैं देखना चाहूँगा कि परवीन साहिबा के साथ भी स्टैंड करेंगे या सिट डाउन होगा, क्या होगा, क्या ख्याल है आपका? सिट डाउन ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल आप नहीं देख सकेंगे। नहीं देख सकेंगे।
आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।